Very good evening to all students. Good evening all. Am I visible and audible to all students? सबसे पहले तो कमेंट कर लो, क्या सब कुछ दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है क्लियरली? ग्रेट, फाइन, यस 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 यस, फाइन, ठीक है। तो आज हमारे इस क्लास में गोपाल जी ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपके एकेडमिक मेंटर है और आपके बहुत सारे डाउट्स का आंसर जो शायद मैं कमेंट में नहीं देख पाऊंगा वो इमीडिएटली आंसर भी करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं या क्वेरी है। बट ऑल्दो जो कॉन्सेप्चुअल डाउट होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे वो मैं आपको अभी देख के बता दूंगा। आई होप सबने इवन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ ली होगी अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है इवन में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस E2, जैसा कि हमारा मैंने आपको कल बताया था क्या प्लान होगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का। तो हमने E1 कंप्लीट किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आई होप सबने डीपीपी सॉल्व की होगी। आफ्टर द क्लास कुछ क्वेश्चंस अनेबल टू अंजना कुमार, ठीक है, फाइन। तो ठीक है, जिसने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, थोड़े बहुत अगर प्रॉब्लम्स भी होंगे तो एक डाउट क्लास ले लूंगा, उसमें सारी चीजें कर लेंगे। इस कोर्स में फ्री रेडिकल अभी मुझे लगता नहीं कि किसी मैकेनिज्म में आएगा, क्योंकि हम E1, E2, E1 CB, SN1, SN2 डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें फ्री रेडिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। डीपीपी कितने बच्चों ने सारी डीपीपी सॉल्व कर दी? फटाफट से लिखना यार। शिवांगी पटेल, दिस क्लास इज नॉट अबाउट टू गाइड और ज्ञान के सेशंस नहीं होंगे, टाइम हमारे पास कम है। इसमें पूरी एकेडमिक डिस्कशन होगी। स्क्रीन इज नॉट विजिबल तो एक बार आप उसको रिफ्रेश कर लेना। डीपीपी 40 सबने कर लिया, ग्रेट, ठीक है। सबने लिख दिया कि हाँ कर लिया, सारे करेक्ट थे, डन, ग्रेट। सो इवन में कॉन्फिडेंस आ गया सबको? इवन में सबको कॉन्फिडेंस आ गया? सही है, ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं E2 रिएक्शन मैकेनिज्म सिमिलर टू E1। द ओनली डिफरेंस इज E1 यूनिमॉलिक्यूलर था और ये क्या है, बायमॉलिक्यूलर। इसीलिए इसका क्या नाम है, E2। E किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमिनेशन को, और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को, ठीक है। तो अभी आपने जो E1 आप लिख रहे हो, फुल कॉन्फिडेंस है E2 में भी, E1 में भी। E1 में शायद आप लिख रहे हो, और E2 करने के बाद जब आप E1 और E2 का डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे तो और अच्छी समझ बढ़ेगी बोथ द एलिमिनेशंस में, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म? रिएक्शन मैकेनिज्म से डायरेक्टली कितने क्वेश्चंस आएंगे ये थोड़ा मुश्किल है बोलना, बट ये बहुत क्लियर है, विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म यू कैनॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअली। ऑल्दो if you want you can able to remember the reactions, but to understand the conceptual part you required a very good understanding in the reaction mechanism of all kind of reaction that include E1, E2, SN1, SN2, E1, CV. So this is the fundamental of organic reaction mechanism, or you can able to see the fundamental of all the reaction which are asked in different type of chapter that include hydrocarbon, alkyl lead, aryl lead, phenol, alcohol, everything. So this is a fundamental topic, you have to be very conceptually clear in this topic, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिमिनेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस किस तरह से करते हैं इससे बात करेंगे। तो पहले थ्योरी की बात करते हैं, बहुत बेसिक सी थ्योरी है, बहुत आराम से सुनना। देखो, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म जनरली तब होती है जब किसी भी कार्बन में कोई भी एक लीविंग ग्रुप लगा हो। आज हम लीविंग ग्रुप के बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। और जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है, इस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है, इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। रिपीट कर रहा हूं, जिस कार्बन में लीविंग ग्रुप लगा होता है उसके साथ वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन में अगर हाइड्रोजन है तो ऐसे रिएक्शंस E2 मैकेनिज्म शो करते हैं। तो कार्बन, लीविंग ग्रुप, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन, तो E2 होगा। E मतलब एलिमिनेशन, 2 मतलब ऑर्डर। क्लियर, ठीक है। पहले बताओ ये बात समझ आई? एक एक करके स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप जो कमेंट लिखते हो ना कई बार आगे का हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं, अभी धीरे धीरे करते चले जाओ। आई एम अनेबल टू कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन। अंजना, धीरे धीरे होगा, इमीडिएटली तो नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो मैंने बोला उसको समझ आया कि नहीं ये बताओ। किसी भी कार्बन में जिसमें लीविंग ग्रुप लगा रहता है उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन में अगर हाइड्रोजन है और लीविंग ग्रुप, ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो इनमें आपको E2 रिएक्शन मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। फाइन, यस उर्वशी, यू आर कनेक्टेड। चलो,
तो अब आते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो जरा ध्यान से, यहां पे एक कार्बन है और इसमें ना एक लिविंग ग्रुप मैंने लिया हैलोजन, दैट इज ब्रोमीन। इसके पास एक अल्फा कार्बन है, ऑल्दो इसमें दो अल्फा कार्बन है, दोनों आइडेंटिकल है, तो किसी एक अल्फा की बात करते हैं। इस अल्फा के साथ एक हाइड्रोजन भी है। E2 इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो देखो, जब आप एक बेस डालते हो, ये बेस है ना, तो बेस क्या करता है, जिस कार्बन में लीविंग ग्रुप लगा है उसके अपोजिट यानी एंटी हाइड्रोजन को अप्रोच करता है। इसीलिए कई बुक्स में E2 मैकेनिज्म को एंटी एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस कार्बन में लीविंग ग्रुप लगा है उसके साथ जो अल्फा कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन जो इस लीविंग ग्रुप के अपोजिट में है उस पे बेस अप्रोच करता है। ठीक है, तो बेस अप्रोच उस हाइड्रोजन को करेगा जो एंटी टू द लिविंग ग्रुप है। तो अगर बेस इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो देखो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है H प्लस को निकालना, जिसको आप अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हो। अगर H प्लस निकला तो देखो होगा क्या, H प्लस अगर निकलता है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझना, दो चीजें पॉसिबिलिटी है, मैकेनिज्म कैसे डिफाइंड होती है इसकी भी बात करते हैं। तो ये बेस ना, एक पॉसिबिलिटी है कि यार ये H प्लस को निकाल ले। अगर इसने H प्लस को निकाला तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से हो जानी चाहिए कि आपके पास जो CH3 है वो तो एज इट इज है, जिस कार्बन में हैलोजन लगा है वो भी ऐसा ही है, और यहां पे आपके पास 2 कार्बन, और क्योंकि H निकला यहां नेगेटिव बन जाए, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है। अगर नेगेटिव बना तो उसके बाद लीविंग ग्रुप अगर कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाए तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच में बन जाएंगे डबल बॉन्ड, आपको क्या मिलेंगे, एल्कीन। अब मुझे नहीं पता जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताई वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इसको प्रूफ करते हैं। देखो अगर ये करेक्ट मैकेनिज्म होती, ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप K1 होता फर्स्ट वाला, और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप K1 होता तो ये E1 की तरह सिमिलर होता। द ओनली डिफरेंस इज E1 में यहां पे प्लस चार्ज आता था और यहां पे अभी माइनस चार्ज आया। और अगर ये E1 की तरह सिमिलर होता तो बेस के स्ट्रेंथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, यानी आप बेस स्ट्रांग ले लो या वीक ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन E2 में अगर आप बेस स्ट्रांग लेते हो तो रेट डबल हो जाते हैं, इसका मतलब ये मैकेनिज्म इनकरेक्ट है। ये लाइन पहले बताओ समझ आई या नहीं आई? वरुण, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द करेक्ट मैकेनिज्म, मैंने बस एक आपको ऑप्शन दिया है कि अगर बेस अल्फा का H निकालता है और कार्बो एनायन बनते हैं तो ये भी एक रूट है, ये भी एक तरीका है जहां से आप E2 की तरफ जा सकते हो। तो अगर ये बनता तो ये K1 रेट डिटरमाइनिंग होता, तो ये E1 की तरह सिमिलर होते। तो लेकिन क्या ये मैकेनिज्म आपको करेक्ट लगती है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज आए? तो मैंने कहा बेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने से रेट बढ़ जाते हैं, इसीलिए इनकरेक्ट मैकेनिज्म है। अब करेक्ट मैकेनिज्म क्या होगी, किसी ने रिएक्शन तो देखा नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई मूवी चल रही है जिसे आप देख लो। तो ऐसे छोटे छोटे एविडेंसेस को ज्वाइंट करके साइंटिस्ट कुछ प्रपोज मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। अब अगला मैकेनिज्म जो उन्होंने ड्रॉ किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा इस रिएक्शन में ना कार्बोएनायन बनते ही नहीं होंगे। अब कैसे नहीं बनते होंगे, देखो क्या होता है, देयर इज ए परफेक्ट इक्विलिब्रियम, और ये बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। कैसा इक्विलिब्रियम है? देयर इज ए परफेक्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ दिस बेस एंड दिस हाइड्रोजन। बेस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है। एक बार फ्रेश लिख के दिखाता हूं, देखो ये कार्बन था, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और ये ब्रोमीन है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब बेस आया तो उस बेस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, तो जब ये बॉन्ड बना तो एनर्जी निकली और वो इस बॉन्ड को तोड़ने में लगी। तो इस बॉन्ड का बनना, इस बॉन्ड का टूटना, और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का बनना और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड का टूटना, देयर आर 4 बॉन्ड। बी और एच का बॉन्ड बन रहा है, एच और सी का टूट रहा है, सी और सी का बन रहा है, सी और बी आर का टूट रहा है, और ये सब के सब एक इक्विलिब्रियम पे है, साइमल्टेनियस है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे हैं तो इमीडिएटली डबल बॉन्ड बन जाएंगे और बी और एच अलग हो जाएगा, बी आर माइनस अलग हो जाएगा। तो ये एक यूनिक मैकेनिज्म है जिसमें कोई इंटरमीडिएट बना ही नहीं, यानी कार्बोएनायन नहीं बने। अब अगर कार्बोएनायन नहीं बने तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप इसलिए क्योंकि एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, नो इंटरमीडिएट। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में बेस और एच का बॉन्ड का बनना, एच और सी के बॉन्ड का क्लीवेज, सी और सी के बॉन्ड का बनना, सी और बी आर के बॉन्ड का टूटना एक साथ हो रहा है। और अगर एक साथ हुआ तो बेस का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो अगर बेस स्ट्रांग होता है तो रेट भी फास्ट होंगे, इसलिए बेस के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो जाता है और आरबीआर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, इसलिए ये नेट ऑर्डर हो जाता है 2। क्लियर होगी बात? ये प्लेन की बात मैं अभी नहीं कर रहा। अब अगर मैं ये कहता हूं कि यार कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बन रहा, तो क्या ये कहना ठीक है एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आपकी मैकेनिज्म हो रही है? देखो कैसे, बेस और एच का बॉन्ड का बनना
H और C का बॉन्ड का टूटना, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड का बनना और कार्बन और हाइड्रोजन का टूटना, ये एक साथ हुआ और ये ट्रांजिशन स्टेट था, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, इसीलिए इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म भी कहते हैं। ये लाइन सबके समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है? फाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियर? अभी आएंगे आएंगे, इतना जल्दबाजी मत करो, इतनी जल्दबाजी नहीं। E1 इज सिमिलर टू SN1, अभी उस पे भी नहीं आए हैं, मैंने एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन की डिफरेंस नहीं समझा है अभी, इतना जल्दी नहीं, बेसिक चीजें समझो ना यार, पहले पहले E2 को समझो अच्छी तरह से क्या हो रहा है। फाइन। आते हैं कि रेट लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो क्या इसका रेट लॉ हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेट लॉ होगा वो होगा K1 मल्टीप्लाइड बाई RBr टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई बेस टू द पावर 1, यानी कि RBr में ब्रोमीन जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रेट उतना ज्यादा होगा, बेस जितना स्ट्रांग होगा रेट उतना ज्यादा होगा, तो इन दोनों के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा होगा। अब देखो ध्यान से समझना, मान लो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि E1 रिएक्शन मैकेनिज्म में आइसोटोपिक इफेक्ट KH अपॉन KD की वैल्यू कितनी होती है? 1। कोई भी इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि C और H का जो बॉन्ड क्लीवेज था वो रेट डिटरमाइनिंग में नहीं था E1 में, वो सेकंड स्टेप में C और H का बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बनते थे। करेक्ट। E2 की बात करते हैं। देखो अगर आप ये कहते हो कि यार CH का बॉन्ड जल्दी टूटता है, CD का बॉन्ड देर से टूटता है, CT का और देर से टूटता है, तो अगर एक ग्रीन वाले हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता तो ये बॉन्ड देर से टूटता, और ट्यूटेरियम होता तो और देर से टूटता, तो ओवरऑल रेट क्या होते? स्लो होते, क्योंकि इस बॉन्ड का ब्रेक होना रेट डिटरमाइनिंग में था। इसलिए KH बाय KD की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर यहां H है तो रेट ज्यादा होंगे, D है तो कम होगा, और T है तो और भी कम होगा। सो आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड क्लियरली इन E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ये लाइन समझ आई? तो मैंने जितनी चीजें अभी आपको E2 में बताई उसको कंक्लूड कर रहा हूं, बहुत आराम से सुनना। पहली चीज, इन E2 रिएक्शन मैकेनिज्म नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। दूसरी चीज, E2 reaction mechanism is a second order reaction mechanism on which the strength of base play a very important role. If the base stronger, the rate will higher. Third important thing, if the leaving group is good, the rate determining step will approach a lower band of energy and overall rate increases. Isotopic effect is observed in E2. ये लाइन सबके समझ में आ गई? ये लाइन क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा बहुत समझाता हूं मैं आपको एंटी कोप्लेनर एंड कोप्लेनर स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। देखो मैंने अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, ऑल्दो मैंने उसको बहुत स्ट्रेच नहीं किया, आप उसको करते हैं। मैंने आपको कहा कि E2 एलिमिनेशन को कई बार अल्फा एलिमिनेशन, कई बार एंटी एलिमिनेशन भी कहते हैं। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। क्या रीजन है? सुनना। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन में ना एक लीविंग ग्रुप भी है, आ रहा है समझ में? मैंने आपको एक बात बताई कि लीविंग ग्रुप के अपोजिट वाले हाइड्रोजन को बेस अप्रोच करता है, तो जो बेस है वो लीविंग ग्रुप के अपोजिट वाले हाइड्रोजन को अप्रोच करता है। अब अपोजिट का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। मैं एक इसका एग्जांपल लेता हूं। देखो मान लेते हैं कि मेरे पास देयर इज 3 हाइड्रोजन, 1 2, तीनों हाइड्रोजन कायदे से एक ही है, बस नंबरिंग के लिए आपको समझाने के लिए 1 2 3 कर देते हैं। देयर इज 1 हैलोजन Br और दी हाइड्रोजन। अगर मैं इसका आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के दिखाऊं तो क्या मैं ऐसे बनाऊं कि ऊपर वाला जो कार्बन का हाइड्रोजन है वो इस तरह का है, दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज थर्ड हाइड्रोजन, और नीचे में जो एक ब्रोमीन है वो यहां है और 2 हाइड्रोजन यहां है। ध्यान से देखना। देखो जिस कार्बन में ब्रोमीन लगा है उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा में 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। अब इस डायग्राम को देखो, ये आपका लिविंग ग्रुप है, इसके ठीक 180 डिग्री में कौन सा हाइड्रोजन है? फर्स्ट वाला। तो बेस हमेशा इस फर्स्ट वाले को अप्रोच करेगा, और कायदे से देखा जाए तो E2 रिएक्शन मैकेनिज्म ना एक इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करता है कि बेस अपने इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को देता है जो उसके अपोजिट है, उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आते हैं, फिर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं, फिर कार्बन और ब्रोमीन का बीच का बॉन्ड टूटता है। इसका एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम की वजह से उनके बीच में एक डबल बॉन्ड बनते हैं। अच्छा, अब यहां पे ना हाइड्रोजन ये वाले भी थे और ये वाले भी थे, इनका डिफरेंस को समझते हैं जिसको मैंने अभी डायग्राम में समझाया है। तो सबसे पहले एंटी कोप्लेनर, दैट मींस जो 180 डिग्री में है। देखो ये हाइड्रोजन है और ये लिविंग ग्रुप है। अगर मैं इसका न्यूमेन दिखाऊं तो ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन एक स्ट्रेट लाइन में है, दैट इज 180 डिग्री। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है E2 मैकेनिज्म का, और सबसे फास्ट रिएक्शन तब शो करते हैं जब ये इस टाइप के रिएक्शन में होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है फास्ट। तो ये एंटी कोप्लेनर का डायग्राम था,
और यही E2 मैकेनिज्म के लिए होता है एंटी कोप्लेनर। अब मान लो अब आप इन्हें हाइड्रोजन भी उसी ब्रोमीन के साथ सिन पोजीशन में लिया, एंटी नहीं लिया, अब इसको कहते हैं सिन कोप्लेनर। इसमें डाइहाइड्रल एंगल होता है 0, क्योंकि एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है। जबकि एंटी कोप्लेनर में ये हाइड्रोजन है तो ब्रोमीन ऐसे नीचे होगा, लेकिन इसमें दोनों एक तरफ है। जब सिन कोप्लेनर होता है, ऐसा नहीं कि E2 नहीं होता, E2 होता है, लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो हमारे सिलेबस में है नहीं। ऑल्दो बहुत सिंपल सी चीज अगर समझाना चाहें तो समझा सकते हैं, बट क्योंकि नहीं है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो H और Br होगा तो स्पेशल कंडीशंस पे ये रिएक्शंस होंगी। परफेक्ट E2 मैकेनिज्म शो नहीं करता। इसमें E2 की थर्मोडायनेमिक्स या काइनेटिक्स भी काम नहीं करती, क्योंकि डाइहाइड्रल 0 की तरफ होता है। एक थर्ड एग्जांपल होता है गॉश का। उसमें 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो लीविंग ग्रुप से 60 डिग्री पे है। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकती। अब आप बोलोगे यार 60 में नहीं हो रही, फिर 0 में क्यों हो रही है? उसका रीजन है, देखो, जब कार्बन और हाइड्रोजन एक ही पोजीशंस पे होती हैं, तब मैं ये नहीं कह रहा कि E2 फास्ट है, E2 बहुत स्लो है स्पेसिफिक कंडीशन में। इस पे होने का एक रीजन पता है क्या होता है? कि जब ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और इसके वैकेंट लोब एक ही प्लेन में है, तो वो इजीली बॉन्ड बना पाते हैं। यही एक रीजन है कि स्पेसिफिक कंडीशन में यहां पे E2 ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर ये वाला ब्रोमीन 60 डिग्री पे आएगा तो वो बॉन्ड भी इसके कोप्लेनर में नहीं आ पाता है। इसीलिए गॉस कन्फर्मेशन में कोई मैकेनिज्म एलिमिनेशन की ऑब्जर्व नहीं की जाती है। और अगर कोई पूछे कि E2 मैकेनिज्म किसमें होती, तो याद रखना एंटी कोप्लेनर, याद रखना एंटी एलिमिनेशन, याद रखना अल्फा एलिमिनेशन, यानी कि लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन 180 डिग्री में है। अगर सिन में है तो स्पेसिफिक कंडीशन है, स्लो रेट है, और अगर गॉस में है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये लाइन क्लियर है? शिवांगी, एक बार और बता रहा हूं मैं आपको। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि देखना, इसको एक अलग से डायग्राम से बना के दिखाता हूं मैं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि अगर C और H, C और Br, ये एक कंडीशन है। एक कंडीशन है कि ये H आपके इस तरफ है और दूसरा वाला ब्रोमीन एकदम अपोजिट है। एक ये कंडीशन है कि ये H आपका यहां पे है और यहां का जो ब्रोमीन है वो कुछ ऐसा है। मैं कह रहा हूं अगर ये कंडीशन है, गॉश है, तो नहीं होगी E2। अगर ये है तो स्पेसिफिक कंडीशन पे होगी। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है E2 का। बस इतनी सी बात है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप अपोजिट होंगे तो E2 होगा। अगर वो सिन है तो स्पेसिफिक में होगा, अगर गॉश में है तो बिल्कुल नहीं होगा। नाउ इज दिस क्लियर? गॉस में क्यों नहीं हुई रिएक्शन? अथर देखो बहुत सारे रीजंस हैं गॉस में नहीं होने के। एक रीजन तो मैं आपको पहले सिन समझाता हूं, तब आप गॉस समझ जाओगे। पहली बात तो आपको यह भी पूछना चाहिए सिन में क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने अभी अभी आपको क्या कहा कि सिन में ना ये कार्बन है और ये ब्रोमीन है। देखो इसमें एक अट्रैक्शन है कि जब, सॉरी, ये कार्बन है और ये ब्रोमीन है, इसमें एक अट्रैक्शन है कि अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इस कार्बन के पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अल्फा पे जो वैकेंट लोब होगा वो एक ही प्लेन में है, तो बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन जरा सोचो गॉस में क्या होगा, यही कंडीशन कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे तो आ गए, लेकिन क्योंकि ब्रोमीन 60 डिग्री में था तो जो वैकेंट लोब होगा वो ऐसा 60 में होगा। क्या ये ओवरलैप कर सकता है? आंसर इज नो। इसीलिए गॉस में कोई एलिमिनेशन नहीं होती। तो मुझे लगता है आप समझ आ गया। ये लाइन सबके समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है अब? ठीक है, एक बार कंक्लूड कर दूं। इस E2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट में बहुत सारी चीजें और कवर होंगी, लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक, E2 सेकेंड ऑर्डर है। E2 में बेस की स्ट्रेंथ के स्ट्रांग होने से रेट बढ़ते हैं। E2 एंटी कोप्लेनर रिएक्शंस में शो करता है, यानी जो लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट में हाइड्रोजन है उसको एलिमिनेट करता है। और E2 जो है वो आपको जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट देगा उसमें एक भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, बल्कि एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा, आइसोटोपिक इफेक्ट किसी अमन ने आपने पूछा, वही मैं बता रहा हूं। थर्ड थिंग इज दैट isotopic effect is observed in E2 if you take CH bond, CD bond and CT bond, the rate is maximum with CH and minimum with CT. Now it is clear to all of you. Syn coplanar, Harshit Singh coplanar is not associated with directly in E2, partially with even CB. So when we will complete E2, we will learn हाउ इवन सीबी प्रोसीड। उस समय पे हम कोप्लेनर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? मैंने किसी का नाम गलत बोला, उस बच्चे ने लिखा है, आई एम सॉरी। होता क्या है कि जब आप कमेंट करते हो बहुत फास्ट मूव करता है। शिवांग शायद आप हो, या मैंने अभी भी नहीं देखा।
तो मैं ठीक से नाम नहीं पढ़ पाता हूं, अगर किसी का प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही होगी तो वो समझ लेना यार, पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो अब आते हैं हम E2 मैकेनिज्म में। मैंने आपको कहा था E2 में हम लिविंग ग्रुप के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब मैं एक बार लिविंग ग्रुप को समझाता हूं पहले। देखो, जैसे ये कार्बन है और आप कोई एक ग्रुप ले लो ए, कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके जाए तो कार्बन पे क्या चार्ज दे देगा, प्लस, और ए पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। तो कोई भी एटम, ध्यान से सुनना, कोई भी एटम जो कार्बन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है उसको कहते हैं लिविंग ग्रुप। कैसे आइडेंटिफाई करोगे लिविंग ग्रुप? तो कोई भी एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज है, अगर वो स्टेबल है तभी तो बनेगा। तो हाइयर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस, वेरी गुड विल बी द लिविंग ग्रुप। तो सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं आई माइनस। कौन से होते हैं? आई माइनस। क्लियर? तो सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप कौन से हैं? आई माइनस। फिर आपके ग्रुप आ जाते हैं O माइनस, S डबल बॉन्ड O, ये टॉर्साइल ग्रुप भी आप इसको कहते हो, है ना, इस टाइप के ग्रुप जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कंजुगेट बेस लगा रहता है। देन Br, देन Cl, देन दिस, और ये इसका ऑर्डर है। बाकी की ये तो हम लिविंग ग्रुप में इंक्लूड करते भी नहीं है। मेनली E2 में आप जो लिविंग ग्रुप यूज करोगे वो यहां से यहां तक है। यही ऐसे लिविंग ग्रुप हैं जिनको आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो। कल के क्वेश्चन में H2SO4, HBr इवन रिएक्शन कौन अच्छा करेगा? दोनों सेम करेगा पायल, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। इवन में एसिड इंडिपेंडेंट होता है इवन, तो दोनों में सेम होगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, सेकंड पार्ट, E2 मैकेनिज्म, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। E2 मैकेनिज्म में अभी अभी मैंने कहा लिविंग ग्रुप बेटर होगा तो रेट ज्यादा होगा, इसलिए RI का रेट सबसे ज्यादा है, RBr का थोड़ा कम है, और RCl का सबसे कम है, और RF में E2 सबसे कम ऑब्जर्व किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में E2 फास्ट होते हैं क्योंकि जो एल्कीन बनते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। सेकेंडरी के रेट थोड़े से कम होते हैं और प्राइमरी के बहुत ही कम होते हैं। उसका सिंपल सा रीजन अगर आप जानना चाहते हो तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड से जो एल्कीन बनेंगे उनके हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होंगे, इसलिए रेट सबसे फास्ट होंगे, ठीक है। इंक्रीज द सॉल्वेंट। अब आप देखो सॉल्वेंट का क्या रोल होता है इसमें। देखो, जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा वो ट्रांजिशन स्टेट को उतना नीचे ले आएगा। उसका रीजन है, देखो, जब बेस और H के बीच में बॉन्ड बनता है, ये वाला E2 का ट्रांजिशन स्टेट है ना, जब बेस और H के बीच में बॉन्ड बनता है तो बेस में पार्शियल नेगेटिव आता है, H में पार्शियल प्लस आता है, और इस लिविंग ग्रुप में पार्शियल नेगेटिव आता है। तो अगर आप पोलर सॉल्वेंट लोगे तो वो पोलर सॉल्वेंट इनको ट्रैप करने स्टार्ट करेंगे, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम होगी तो एक्टिवेशन कम होगी, एक्टिवेशन कम होगी तो रेट बढ़ेगा। इसीलिए E2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो पोलर सॉल्वेंट में फास्ट होते हैं और नॉन पोलर में स्लो होते हैं। तो याद रखना E2 मैकेनिज्म किस में फास्ट होंगे? पोलर में, और नॉन पोलर में क्या होगा? स्लो। द ऑर्डर ऑफ रिवर्स इन द स्लाइड। अंजना, आप पीपीटी, अच्छा पीपीटी, ठीक है। तो E2 का अब मैंने जो 3 पॉइंट बताया, आई होप सबका क्लियर है। एक ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि E2 मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनते, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होते E2 में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा E1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनते थे तो रीअरेंजमेंट आपने पढ़ा था, हाइड्राइड शेप, मिथाइल शेप, फिनाइल शेप, और जब रीअरेंजमेंट होते हैं तो अपने आप में रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। E2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और आपको प्रोडक्ट देते हैं, इसलिए E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। Deepa, I have not discussed about polar protic, polar aprotic. I will discuss polar protic, polar aprotic, weakly polar aprotic, weakly polar protic solvent in SN2 reaction mechanism when I am going to discuss the nucleophilicity and basicity order. ठीक है मानस? यस। अब आते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इमेज आपको दिख रही होगी, वो इमेज बहुत सिंपल से एक्सप्लेन कर रही है कि ये वाला जो ग्रुप है वो आपका लिविंग ग्रुप है। मेरे को लगता है इस बात से आप सारे बच्चे कन्विंस भी होंगे कि जो लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट वाले हाइड्रोजन को जो बेस है वो अप्रोच करता है। तो बेस अपोजिट को अप्रोच करता है, इससे आपकी सारी स्टीरियो केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। किस तरह से क्लियर होगी एक बार और बताता हूं, देखो जरा से एक एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मान लो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो इस तरह का एक फीचर प्रोजेक्शन दे देते हैं कि मान लो आपको फिनाइल दे रखा है, फिनाइल दे रखा है, ये इज इट द रेड मार्कर इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मार्कर बदलने की जरूरत है? आपको ठीक से दिखाई दे रहा है? देखो, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए
फिशर प्रोजेक्शन आपको दिया कि दोनों तरफ फिनाइल है, एंड देयर इज वन लिविंग ग्रुप Br, देयर इज वन लिविंग हाइड्रोजन, एंड यहां पे आपके पास एक CH3 है और एक H है। अब आपने ना इसमें बेस डाला, क्या डाला? बेस। आपको ये पूछा गया कि यार इसमें सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, तो कैसे निकालोगे? इसके कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना तो बहुत आराम से कैलकुलेट कर लोगे। मैं उसको फॉलो करना सिखाता हूं तुम्हें। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, ये जो फिशर प्रोजेक्शन है उसको सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर देना। कायदे से फिशर को जब आप सॉहर्स में कन्वर्ट करते हो या न्यूमैन में कन्वर्ट करते हो तो कैपिटल R कैपिटल S आइसोमर से करना चाहिए, लेकिन एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप RS निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं। इवन E2 के लिए आप क्या करो, एक सॉहर्स ड्रॉ कर लो ऐसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक फिगर ड्रॉ कर लो। कर लोगे? पहला स्टेप याद रखना, स्टेप्स याद रखना। कर लिया ऐसा? अब आप क्या करो, इन दो पॉइंट्स पे उन एटम्स को या उन ग्रुप्स को रखो जो यहां पे टर्मिनल्स में होते हैं। देखो यहां पे दोनों तरफ फिनाइल थे, तो मैं क्या करूंगा, यहां एक फिनाइल रख दूंगा, यहां एक फिनाइल रख दूंगा। क्लियर हो गई बात? ये वाला फर्स्ट एटम है मेरा, ये वाला। अब राइट हैंड साइड में ब्रोमीन है, तो अब आप राइट हैंड साइड में ब्रोमीन दे दो। लेफ्ट में H है, लेफ्ट में H दे दो। इस वाले में ना राइट हैंड साइड में मिथाइल है, तो मैंने राइट हैंड साइड में मिथाइल दे दिया और यहां पे H दे दिया। ये लाइन समझ आ गई? ये पहला स्टेप था। अब सेकंड स्टेप सुनो, दोबारा से बोल रहा हूं। पहले स्टेप में क्या किया मैंने, फिशर को सबसे पहले सॉर्स में कन्वर्ट किया। सॉर्स में कायदे से R और S से करना चाहिए। टाइम बचाने के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि आप पहले सॉर्स बना लेना, जो वर्टिकल पॉइंट्स पे होंगे उन ग्रुप्स को वहां रखना, राइट और लेफ्ट को रखना, बहुत आराम से बन जाएगा। अब आपको क्या करना, सुनना। देखो हमें चाहिए कि जो लीविंग ग्रुप है वो और ये जो हाइड्रोजन है वो 180 में आना चाहिए, तो रोटेट करना। आप कैसे रोटेट करोगे, इस ब्रोमीन को घुमा करके ऊपर ले आओ। अगर घुमा करके ऊपर लाओगे तो फिनाइल की जगह आ जाएगा, और फिनाइल आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, ब्रोमीन की जगह। तो इसको हम कहते हैं एक सिंगल रोटेशन। तो ये रोटेशन किया मैंने, देखो ब्रोमीन को मैं ऊपर ले आया, जैसे घुमाने के बाद फिनाइल को मैं यहां ले आया, और उस तरफ क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है, इसको भी रोटेट करना है। अब आप इस हाइड्रोजन को यहां पे ले आओगे तो मिथाइल उस तरफ चला जाएगा। तो देखो मैं नीचे यानी 180 में हाइड्रोजन को लाना चाहता हूं, तो ध्यान से देखना जरा, मिथाइल कहां चला गया, उस तरफ चला गया। अच्छा फिनाइल किधर आ गया, फिनाइल इस तरफ आ गया। नाउ चेक कि जो group है और this hydrogen both are at 180 degree. So this leaving group and this hydrogen are at 180. So if I remove this bromine and hydrogen from 180 degree, now you can able to see both the phenyl group are on the same side of this line. इस लाइन के दोनों एक तरफ ही फिनाइल ग्रुप है। इसका मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका सिस। तो मैंने ये डबल बॉन्ड क्रिएट किया और यहां पे एक फिनाइल और यहां पे एक H, यहां पे एक मिथाइल, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना, सिस। अब सिस बना या ट्रांस बना, ये इस तरह से आपको चेक करके करना है। कोई कह रहा है यार गॉश में क्यों नहीं घुमाते, आदर्श क्यों नहीं घुमा सकते हो, आप घुमाओ, बट मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं बहुत सिंपल सा मेथड है। अब बहुत इजीली आप इसको रोटेट करना सीख भी जाओगे और आसानी से करोगे, सबसे अच्छा है। और आप देखना प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, बस इसी स्टेप्स को फॉलो करना, 2 स्टेप, आप सिस बन रहा है कि ट्रांस बहुत इजीली बता दोगे। क्लियर? क्लियर है? फाइन, ठीक है। हाउ इट इज 80 डिग्री? अच्छा देखो, अगर मैं इसको अगर आप 180 डिग्री में पूछ रहे हो हाउ इट इज 180, तो इसके लिए मुझे इसका न्यूमेन बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसका न्यूमेन ड्रॉ करता हूं तो देखो वो ऐसा आएगा, क्या, एक ब्रोमीन है आपका ऊपर, एक फिनाइल है यहां, एक H है यहां, और ये H यहां, ये Me और ये PH। अब आप ये देखो इस ब्रोमीन और इस H को एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं ना, अगर सिंगल लाइन में आया तो 180 में आया। ये लाइन समझ आ गई? अब आपके क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, एक और एग्जांपल में क्वेश्चंस में लूंगा, बट एक और एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ, आप ये देखो कि इसमें ना ब्रोमीन H मिथाइल मिथाइल है। आप मैंने एलिमिनेट किया तो कौन सा मेजर कौन सा माइनर, सिस और ट्रांस, मैंने दोनों के एग्जांपल लिए यहां पे। अगर आप देख पा रहे हो तो सिस और ट्रांस देखो जरा ठीक से। एक बार मैं इसका कलर चेंज करता हूं, फिर मैं आपको ये वाला भी दिखाता हूं। देखो इसमें ना ये जो ब्रोमीन है उसके अपोजिट में जो हाइड्रोजन है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकालता हूं तो ये मिथाइल और ये मिथाइल अपोजिट आ गए, देखो ट्रांस में आ गए, 180 में थे इसलिए ट्रांस में आ गए। इस केस में ये ब्रोमीन और H 180 में है। अब आप दोनों मिथाइल को देखो एक तरफ है, सिस में है, इसलिए सिस बन गया। तो जब आप
किसी भी न्यूमैन प्रोजेक्शन को देखोगे या सॉहर्स प्रोजेक्शन को देखोगे तो आप इजीली बता दोगे सिस बन रहा है या ट्रांस बन रहा है। फाइन, कोई डाउट नहीं किसी को। अब आते हैं हम एक और E2 मैकेनिज्म के अगले स्टेप में, विच इज नोन एज हॉफमैन एंड सेटजेफ प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है ये समझना। देखो, किसी भी E2 मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ये एक कार्बन है, यहां पे एक ब्रोमीन लगा लेते हैं, ये एक और कार्बन है, इसके साथ एक और कार्बन लगा है। अब आप एंटी पोजीशन की बात कर लो और इस बात को जरा ध्यान से सुनना। ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया हाइड्रोजन। अब इस मॉलिक्यूल को देखो जरा। इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे तो आप ये बताओ इसमें कितने अल्फा कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, फटाफट से बताना कितने अल्फा कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस कार्बन में ब्रोमीन लगा है, जिस कार्बन में ब्रोमीन लगा उसके साथ वाले को कहते हैं अल्फा। तो ये मान लो ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है। नाउ बेस के पास दो ऑप्शन है कि अल्फा 1 को भी निकाल सकता है वो और अल्फा 2 को भी निकाल सकता है। तो अगर अल्फा 1 को निकालेगा, किसको? अल्फा 1 को, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्फा 1 को निकालने के बाद, क्या ये कहना ठीक है वो प्रोडक्ट आपको इस टाइप के होंगे? और लेकिन अगर अल्फा 2 हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, CH, CH2, CH3। देखो इसके 6 हाइपर कॉन्जुकेशन है, इसके 2 हाइपर कॉन्जुकेशन है, तो स्टेबल कौन सा है? अल्फा वाला। तो जब भी मल्टीपल अल्फा होते हैं, 3 अल्फा हो सकते हैं, तो जो अल्फा 1 के H को निकाल के सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं उसको कहते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, और जो अनस्टेबल होते हैं उसको कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो E2 मैकेनिज्म में दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक सेटजेफ और एक हॉफमैन। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो एक सेटजेफ बनेगा और एक हॉफमैन बनेगा। समझ आया या नहीं आया? तो कोई अगर आपसे पूछे सेटजेफ और हॉफमैन में स्टेबल कौन सा है, ऑब्वियसली सेटजेफ है। मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, जो एग्जांपल अभी मैंने लिखा उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखो, यहां पे ब्रोमीन था, आपको एक मोर स्टेबल और एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट मिला। लेस स्टेबल क्या है? हॉफमैन। मोर स्टेबल कौन सा है? सेटजेफ। अब जनरली हम ये कहते हैं यार ऑर्गेनिक में हमेशा वो प्रोडक्ट मिलते हैं जो स्टेबल होते हैं, तो मैक्सिमम टाइप तो सेटजेफ ही मिलना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, एग्जाम में जो पूछेंगे देखना हॉफमैन मिलता होगा। तो अब सवाल है अगर सेटजेफ स्टेबल है तो हॉफमैन क्यों बनेगा? तो हॉफमैन बनने की कुछ कंडीशंस हैं, हम जरा उस कंडीशन को बात करते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके सिलेबस में है, चाहे वो जेई है चाहे वो नीट है, उसमें 4 कंडीशन है हॉफमैन बनने की, जहां पे आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेंगे। पहली कंडीशन, बल्कि बेस होगा तो हॉफमैन मिलेगा। एब्सेंस ऑफ एंटी हाइड्रोजन है तो मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा। एल्काइल फ्लोराइड हॉफमैन देगा, क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड भी हॉफमैन देंगे। सो दीज आर द 4 कंडीशंस जहां आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मिलते हैं सेटजेफ की जगह। क्यों मिलते हैं अब इसकी बात करते हैं, तो एक एक करके आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरा इसको देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया बल्कि बेस का। अब बल्कि बेस का क्या मतलब होता है? जनरली बल्कि बेस में आप टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या साइक्लोहेक्साइलिक ब्यूटॉक्साइड टाइप के कंपाउंड्स लेते हो। उसमें क्या है समझना, मान लो कि आपके पास ये ब्रोमीन है और आपके पास देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, और इसमें चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हैं। अब आपने बहुत बड़ा बेस ले लिया। क्या लिया? बहुत बड़ा बेस। अब बहुत बड़ा बेस इस हाइड्रोजन तक पहुंचना उसका आसान है जिसमें चारों तरफ क्राउडेड है, या इस हाइड्रोजन तक पहुंचना आसान है जिसमें क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं है? जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिया है कि बेस हाईली क्राउडेड में पहुंचेगा या लेस क्राउडेड को अप्रोच करेगा। इसलिए जब भी आप बेस बल्कि लेते हो तो वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन को अप्रोच करता है और आपको प्रोडक्ट हमेशा हॉफमैन के मिलते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में आप एक नॉर्मल बेस लो OMe-, बल्कि तो नहीं है, तो आपको देखो सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर मिल गए। लेकिन अगर आप टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लोगे इस वाले मॉलिक्यूल में, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये वाला हाइड्रोजन जो स्टेरिकली हिंडर्ड है ये बेस उस तक अप्रोच करे? नहीं। इसीलिए आपको मेजर प्रोडक्ट क्या मिले? हॉफमैन। तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनने का जो पहला कंडीशन है वो है बल्कि बेस का होना। बल्कि बेस अगर होंगे तो हॉफमैन आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हॉफमैन स्टेबल होगा, जैसे केशर आप लिख रहे हो, क्या मेजर होगा, सॉरी स्टेबल होगा हॉफमैन? आंसर इज नो, मेजर होगा। लेस स्टेबल ऑब्वियसली, अभी भी आप देखो ना इसमें ये माइनर बन रहा है,
और ये मेजर बन रहा है। स्टेबल तो देखो यही है, लेकिन मेजर ये इसलिए लिखा क्योंकि ज्यादातर क्वांटिटी इसी की होगी, क्योंकि वो लेस स्टेरिकली हिंड्रेड हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है। दैट्स इट। क्लियर हो गई बात? सबके समझ में आ गई? व्हाट इज बल्की बेस वरुण? यार चलो ठीक है, देखो एक बेस ये भी है, 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 ठीक है, और एक बेस आपका ऐसा भी है। क्या ये बोलना ठीक है? वरुण तुम बताना। ये सारे बेस मैंने लिख दिए, सब बेस में एक ही कॉमन बात है, सब में O माइनस है। क्लियर? सब में O माइनस है। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं, आप देखो वो बड़ा होता जा रहा है। तो बड़ा होना बल्कीनेस है। तो जितना बल्की मतलब वो उतना बड़ा, इतना बड़ा होगा तो वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, इसीलिए बल्की बेस हॉफमैन देते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में स्टेबल कौन होगा रंजीत? फोर्थ एग्जाम्पल कौन सा है? वरुण ऑलरेडी समझा दिया व्हाट इज बल्की बेस। साइज बड़ा हो, बिल्कुल ठीक बात है, किसी ने तुम्हें समझाने के लिए भी लिख दिया है सर ओटीएस फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। शिवांगी है, अभी अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था ओटीएस क्या है। डिहाइड्रेशन इवन से अब अर्पित इवन में पहुंच गया यार, मैं कमेंट का आंसर कैसे दे पाऊंगा ऐसे? वैसे गणेश गोपाल बहुत अच्छा आंसर दे रहा है सबको, सिग्मा के नॉट रोटेट लिख रहा है। रिजियो सिलेक्टिविटी सौरभ बताऊंगा बिल्कुल। ये लाइन सबको समझ में आ गई बल्की बेस की। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। एक एग्जांपल और मैंने बल्की बेस आपके लिया है ताकि आपको समझ आए कि क्यों स्टेरिकली हिंड्रेड है। देखो ये काफी बल्की बेस है, अगर वो इस हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है, और ये देखो लेस, यहां पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि ये जो हाइड्रोजन है ना वो बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो बहुत लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसीलिए इसी को अप्रोच करता है और इसीलिए यही प्रोडक्ट मिलता है। जबकि स्टेबल ये वाला है, ये नहीं मिलता और आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो बल्की बेस वाला एग्जांपल आई होप सबके क्लियर भी होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पार्ट में। एब्सेंस ऑफ एंटी हाइड्रोजन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इसका क्या मतलब है पहले समझना। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखना इस क्वेश्चन को समझना, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं या इसी को समझते हैं। देखो मान लेते हैं कि आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के इस पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये मिथाइल कहां है? अबव द प्लेन, और एक ब्रोमीन जो है वो बिलो द प्लेन है। अब आप इसमें बेस डालते हो, तो बेस डालोगे तो आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड कौन सा? यहां पे ये मिथाइल, यहां जरा देखना इसके हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? 3 2 2 7, जबकि इसके हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? 2 + 1 3। तो स्टेबल कौन सा है? ये वाला। तो ये क्या हो गया? सेटजेफ। उधर वाला क्या हो गया? हॉफमैन। अच्छा एक और चीज है यहां पे, देखो इस वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको ये वाला हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, और ये वाला हाइड्रोजन आपका कोप्लेनर आ गया ब्रोमीन के। और यहां पे अगर आप देखोगे तो एक अबव द प्लेन हाइड्रोजन होगा और एक बिलो द प्लेन हाइड्रोजन होगा, और ये बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन में अबव द प्लेन एंटी कोप्लेनर है। और आपको पता है कि E2 किसको प्रेफर करता है? एंटी कोप्लेनर। ध्यान से देखो, ये वाला हाइड्रोजन को निकालने से वो सेटजेफ देगा, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन ना कोप्लेनर पोजीशन पे आ रहा है ब्रोमीन के। तो क्या बेस इसको निकाल सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि एंटी कोप्लेनर ये वाला है, तो इसीलिए बेस इसी को निकालेगा, और इस केस में आपको हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे। कोई अगर आपसे पूछे क्यों मिला, क्योंकि आप बोलोगे कि हाइड्रोजन एंटी पोजीशन पे सेटजेफ के लिए एब्सेंस था, इसलिए मैंने लिखा एब्सेंस ऑफ एंटी हाइड्रोजन। सबके समझ में आ गया? एब्सेंस ऑफ एंटी हाइड्रोजन क्लियर है? फाइन, ग्रेट। अब आते हैं फ्लोराइड के केस में। देखो फ्लोराइड होता क्या है, अल्काइल फ्लोराइड जितने हैं वो सब हॉफमैन प्रोडक्ट देते हैं। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, उसका रीजन क्या है सुनना। अगर मैं एक बार E2 को दोबारा जो मैकेनिज्म हमने पढ़ी उसको समझाऊं, तो E2 एक्चुअल एक इक्विलिब्रियम होता है। कैसा इक्विलिब्रियम? सुनना, जैसे ये कार्बन है, ये लिविंग ग्रुप है, यही ऐसे ही स्टार्ट किया था ना हमने, ये हाइड्रोजन है और ये बेस है। देखो क्या होता है, जो बेस है ना वो हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, तो बेस और H के बीच में बॉन्ड बनते हैं, H और C के बीच में बॉन्ड टूटते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड में बीच में बॉन्ड टूटते हैं। रिपीट कर रहा हूं, बेस और H का बॉन्ड बनता है, H और C का बॉन्ड टूटता है, C और C का डबल बॉन्ड बनता है, C और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटता है। लेकिन मान लो ये लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप है, इसने टूटने से मना कर दिया, लेकिन ये ऊपर वाले काम तो हो चुके। अगर इसने टूटने से मना कर दिया तो नेगेटिव चार्ज तो यहां अकोम्प्लेट हो जाएंगे, अगर अकोम्प्लेट हो जाएगा तो यहां तो पार्शियल नेगेटिव बनना स्टार्ट हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा, लिविंग ग्रुप नहीं टूटेगा? तो हम कहेंगे पुअर लिविंग ग्रुप है। अब पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा है? फ्लोरीन है। अब होता क्या है समझना, जब आप फ्लोरीन लेते हो तो अब आपने इसकी जगह, कार्बन की जगह अगर आपने यहां फ्लोरीन लिया, तो अल्फा से जब बेस अपना एच लेता है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं टूट पाता, तो यहां पार्शियल नेगेटिव बन जाते हैं। अब अगर पार्शियल नेगेटिव बना तो आप चाहोगे स्टेबल बने। अब स्टेबल कहां बनेगा? जो लेस सब्सटीट्यूटेड होगा। अब लेस सब्सटीट्यूटेड में अगर बेस ने अप्रोच किया तो वो हॉफमैन ही बनेगा। इसलिए अल्काइल फ्लोराइड में हमेशा क्या बनता है? हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? स्रवंती, कुछ अगर तुम्हें डाउट है तो अभी पूछो। स्रवंती, यू हैवंट आंसर सिंगल डाउट। यार वैलिड क्वेश्चंस पूछो तो बिल्कुल डाउट बताऊंगा। चलो मैं अभी कुछ देर रुक करके आप सबके डाउट पहले देख लूं। स्वाति, राग, रंजीत का एक ही डाउट होता है, नहीं आया। रंजीत अगर थोड़ा बहुत बेसिक्स, चलो ठीक है, एक बार और रिपीट कर, रिपीट वाला मत लिखो, रिपीट में दोबारा कर दे दूंगा, ठीक है? रोटेशन क्यों हुआ सर? मोहम्मद शान, रोटेशन क्यों हुआ? अच्छा, पहली बात तो रोटेशन, चलो ठीक है। फ्लोरीन कैसा, कैसे हटा? प्लीज एक्सप्लेन लास्ट पार्ट। आ गया, ठीक है, रिपीट करता हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्लोराइड कैसा हटा, इस पे भी आ जाते हैं। चलो एक बार ना इस डायग्राम को हटाते हैं। मैं फ्लोराइड वाला दोबारा से बता रहा हूं। देखो, ये कार्बन था, ये कार्बन है, एक और कार्बन ले लेते हैं, ये एक और कार्बन ले लेते हैं, और यहां पे फ्लोरीन है, एक हाइड्रोजन यहां है अल्फा पे, एक हाइड्रोजन यहां है अल्फा पे। मैं ये कह रहा था कि अगर आप बेस डालते हो तो बेस और एच का बॉन्ड बनता है ना, तो अगर वो इस एच को अप्रोच करता है तो यहां पे इस कार्बन पे ना पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। ये फ्लोरीन है, ध्यान से देखना, एच सी। लेकिन अगर बेस इस एच को अप्रोच करता है तो ये सी एच सी एफ सी, इस एच को अप्रोच किया तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। ध्यान से देखना, इस पार्शियल नेगेटिव में कोई प्लस आई नहीं है, लेकिन इस पार्शियल नेगेटिव में मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, तो ये नेगेटिव तो बढ़ जाएगा। तो आप तो ये बनाना नहीं चाहोगे, आप यही बनाना चाहोगे। अगर आप ये बनाना चाहोगे, आप फ्लोरीन कैसे, अगर किसी ने निकला आप बोल रहे हो, तो सी माइनस और एफ माइनस में एफ माइनस इज मोर स्टेबल, तो फ्लोरीन जब तक निकलेगा नहीं तो सी माइनस अपने आप ही बना रहेगा जो अनस्टेबल है, इसलिए फ्लोरीन तो निकलेगा बाद में। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे आ गए तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं? आपको प्रोडक्ट ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये वाला एच निकलता तो आपको प्रोडक्ट कैसे मिलते? आपको ऐसे मिलते। ये सेटजेप प्रोडक्ट है और ये कौन सा है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। इसीलिए यहां पे मेजर क्या बन रहा है? हॉफमैन प्रोडक्ट मिल रहा है। क्लियर होगी बात? क्लियर? ठीक है, अब मैं फिर से ये बता दीजिए यार, E1 E2 E1 CB कब होता है? सौरभ थोड़ा वेट कर ले, अभी तो बेसिक चीजें ही कर रहे हैं। नहीं है? और कोई डाउट है किसी का? पहले पूछ लो। सही है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओमकार, ओके, क्लियर, फाइन सर। हाउ 180 डिग्री वंस मोर प्लीज। अंजना, क्लियर है, फाइन, क्लियर है, क्लियर है। क्लास पीपीटी भी चाहिए किसी को? ठीक है, एक रिप्लाई कर दो सर। अंशुल पूछ ले, चल क्वेश्चन पूछ ले। यार रिप्लाई की बात कर रहे हो तुम? ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते थे, या तुम तो खैर ऑफलाइन में पढ़ते ही होगे, कितनी कितनी बार तुम क्लास में पूछ पाते हो? सोचो जरा, मतलब मैंने कोटा में पढ़ा है, मैंने बॉम्बे में पढ़ा है, जितने शहर तुमने सुने, जितने कोचिंग सुने, सब में पढ़ा है। बट मुझे नहीं लगता यार कि किसी भी क्लास जहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म चल रही होगी, 200 बच्चे बैठे हैं और आप सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसे ही चल रहा होता है जैसा अभी चल रहा है। बस यहां पे फ्रीडम है आपके पास कि आप फटाफट लिख देते हो, और वहां पे फ्रीडम नहीं है कि आप फटाफट पूछ लेते हो, क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं आपको। टीचर से आपको डर नहीं लगता, बाकी दोस्तों से डर लगता है, इतना सिल्ली क्वेश्चन कैसे पूछें। बट कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो, ठीक है? चलो फिर एक बार क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड को समझते हैं। ये ना फोर्थ केस है हॉफमैन प्रोडक्ट बनने के। अब इसमें क्या होता है, जब नाइट्रोजन में और चारों वैलेंसीज कार्बन से अटैच होती है, उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड, ठीक है? अब ये क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड में थोड़े नोमेनक्लेचर की वजह से प्रॉब्लम होती है, और कुछ भी नहीं। मैंने अभी अभी आपको कहा था कि जो कार्बन है उसमें जो लीविंग ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, लेकिन जब कार्बन में नाइट्रोजन लगा रहता है तो उसके उसी कार्बन को अल्फा कह देते हैं, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा।
जनरली लीविंग ग्रुप के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो यहां पे भी यही हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए, लेकिन नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये बीटा है, इसीलिए क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड को ऑल्दो मैकेनिज्म सेम है, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां आप बेस चाहे कितना भी बल्कि ले लो, आपको हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर मिलता है। ये लाइन सबके समझ में आ गई? अब आप ये देखो, ये अल्फा था, ये बीटा था, तो बीटा को निकालना चाहेगा इसको, ये भी बीटा है इसको। अब आप आइडेंटिफाई कर लो, बहुत आसान है, आप बस ये आइडेंटिफाई करो कौन सा कार्बन, सॉरी कौन सा बीटा कार्बन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, बेस उसका एच को निकाल देगा। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो देखो 1 वाला लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये हॉफमैन था, तो ये मेजर हो गया। इसीलिए क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड हमेशा क्या प्रोडक्ट देते हैं? हॉफमैन, क्योंकि वो खुद ही बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड है, क्योंकि टेट्राहाइड्रल में सारी चीजें लगी हुई होती है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही बीटा होगा, मल्टीपल बीटा होंगे ही नहीं, जैसे मेरा सेकंड वाले एग्जांपल में, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं, उसमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा मेजर। ये लाइन सबके समझ में आ गई? क्लियर है? अब ये कुछ और एग्जांपल है जिसके आप स्क्रीनशॉट लेना, आप एक बार देखोगे आपके सब समझ में आ जाएगी कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनने के इन कंपाउंड्स में, स्पेसिफिकली क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड बनने के क्या क्या चांसेस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बेसिक से क्वेश्चंस में जो E2 के हैं। ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 30 सेकंड का टाइम दूंगा। 30 मैंने ज्यादा बोला, मैक्सिमम 10 to 20 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको फटाफट से आंसर बताना है। अमन अपने डाउट को पूछ ले। अंजना, हाँ सॉरी, अंजना ने दोबारा 180 पूछा, मैंने नहीं बताया। आप क्वेश्चंस के बाद बताता हूं अंजना, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है भाई। अरविंद करेक्ट, अरविंद आपने सही बताया। कंचन गलत, मनीष करेक्ट, वरुण करेक्ट, आदर्श इनकरेक्ट, कंचना करेक्ट। सी देखो, कुछ बच्चे इसमें सी कह रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं। मैंने क्या कहा था, इसमें पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो कितने बीटा हैं, तो मैं आपको आइडेंटिफाई कराता हूं। ये वाला बीटा कार्बन है, 1 जिसमें लिखा है, ये वाला भी बीटा है। अब आप ये देखो 1 और 2 यही दो बीटा है, इन्हीं दो का H निकाल सकता है, तो कौन सा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है? 2 वाला। तो अगर बेस इस H को निकालेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए, तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिला? आपको प्रोडक्ट मिले ऐसे। ये लाइन समझ आए? सॉरी, ये वाला भी एक बीटा हाइड्रोजन 3, ये मैं भूल गया था। तो थर्ड वाला सबसे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो थर्ड का H को निकालते हैं। तो देखो मैं यहां पे एक बार और आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये N और थर्ड का H अगर निकलता है तो यहां नेगेटिव आता है, करेक्ट। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहां पे आ गए, ऑल्दो नेगेटिव आएगा नहीं E2 में, समझाने के लिए लिखा है, ये यहां आ गया, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिले? बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। किसी ने सी लिखा है, तो शायद उसने थर्ड, मैंने भी नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा, तो आपने अगर 1 और 2 को सोच करके 2 को निकाला तो सी आया होगा। मैंने भी पहले थर्ड वाला देखा ही नहीं था, लेकिन फिर दिखा CH3 भी है, तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड CH3 है थर्ड वाला, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि इवन सीबी भी डिस्कस करना है अभी। कमिंग अप टू द क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा थियोरिटिकल है, आराम से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन? हमारे पास CD3 है, CD3 है और ब्रोमीन लगा है, KOH और अल्कोहल लिया है, प्रोडक्ट आपको 1 और 2 मिल रहे हैं। सेकंड में दोनों तरफ CH3 और Br है, फिर से KOH और अल्कोहल ले 3 और 4। सो वी हैव 4 प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 4। आप चारों स्टेटमेंट देखो और पढ़ो। सर एक बार रिप्लाई कर दो। अर्नव, क्या डाउट है पूछो, अब तब तक बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें तो टाइम भी लगेगा, तुम्हारा डाउट ही देख लूं। अर्नव जल्दी बताओ। अथर्व गलत। टेक्निकल माइंड सुबह से बेस और न्यूक्लियोफाइल ही पूछ रहा है, आएंगे उसमें भी। अथर्व गलत, विकास रॉन्ग, अंकुर रॉन्ग, राघव रॉन्ग, मनीष करेक्ट, अंकित करेक्ट, कंचन करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट नहीं है, एक ही करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चे बी लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलो मैं, हो सकता है बी हो, मैं एक बार पढ़ लूं। देखो फर्स्ट पूछा क्या है, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये याद रखना, इनकरेक्ट, कहीं करेक्ट मत बता देना। ए को पढ़ते हैं पहले। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 and 4 वुड बी आइडेंटिकल, तो 2 हमारा ये है, 4 हमारा ये है, और इसने पूछा है 2 और 4 आइडेंटिकल हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये तो आपकी SN1 मैकेनिज्म होगी, तो दोनों के रेट के बनने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनकरेक्ट तो नहीं, ये तो करेक्ट है फर्स्ट वाला, है ना।
सेकंड बी को पढ़ते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 वुड बी स्लोअर देन 3। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 वुड बी स्लोअर देन 3। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि E2 मैकेनिज्म से 1 और 3 बन रहे हैं और 1 में आइसोटोप है तो स्लो होगा, तो बी वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ 1 वुड शो प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है, ड्यूटेरियम लगा है, आइसोटोपिक इफेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ 3 इन्वॉल्व इवन रिएक्शन, या 3 वाला तो E2 से बन रहा है तो ये इवन लिखा है, तो ये इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। पटेल आप कह रहे हो सी रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? फर्स्ट वाले में ड्यूटेरियम लगा है और आइसोटोपिक इफेक्ट होते हैं उसमें, तो प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट लिखा, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट बता दीजिए। तो बताया ए से लेके सी, करेक्ट आंसर होगा डी, करेक्ट। चलो अब आते हैं अगला। व्हेन ऑल cis isomer of C6H6Cl6 is heated, क्या बोल रहा है समझ रहे हो? आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं ताकि आप फटाफट से बता पाओ। ऑल सिस पूछा है ना, तो सारे हेलोजेंस अबव द प्लेन बना लो। ऑल सिस का मतलब तो यही हुआ, ये ऐसा, ऑल द हेलोजन आर अबव द प्लेन और सारे सिस हैं। इसमें आपको E2 कराना है, मल्टीपल E2 भी आप करा सकते हो। ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसको आपने रिएक्ट कराया है KOH के साथ और C2H5OH के साथ, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ABCD। आदर्श इनकरेक्ट है। हम बहुत सारे बच्चे सी लिख रहे हैं, बेंजीन कैसे हो सकता है बेंजीन यार? चलो करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो पहले इस H को निकालता हूं मैं, इस H को निकालूंगा तो ये हेलोजन बाहर निकलेगा, अपोजिट है, तो एक डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, एक हेलोजन कम हो जाएगा। ध्यान से देखना फर्स्ट वाला, अगर एक E2 में करता हूं, सिंगल E2, तो क्या मैं ऐसा बनाऊं, यहां एक डबल बॉन्ड, अब ये Cl प्लेन में आ गया और बाकी के Cl एज इट इज है, बाकी के Cl क्या है, एज इट इज, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमिनेशन था मेरा, ये भी एक है और ये Cl बाहर निकला है, मैंने इस H को और इस Cl को निकाला है फर्स्ट एलिमिनेशन से। अब अगला जब मैं एलिमिनेशन करूंगा तो अब मैं ये वाला H और ये वाला हेलोजन निकालूंगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो ये Cl तो बच गया ना, तो 3 Cl तो बच ही रहे हैं और मेटा पोजीशंस पे बच रहे हैं। ये लाइन समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पहले बताओ ये लाइन समझ आई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए। 3 हेलोजन तो फिर भी बचेंगे ही, आप किसी भी तरह से निकाल लो, आप सारे हेलोजन को तो देखो निकाल ही नहीं सकते, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। यस आदेश आपका बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया भी था सो दैट टाइम बचे, तो आप अगर इस डायग्राम को देख सकते हो, तो वैसे भी इसको देखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होगे कैसे करना है। 3 टाइम्स आपको E2 कराना था। द मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अब ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। जेई मेन जनवरी में आया था ये वाला क्वेश्चन, विकास यस, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड है, आपने OH माइनस और हीट किया है, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बहुत सोच के करना और सही करना। राहुल करेक्ट, अथर्व अगेन इनकरेक्ट, पलक करेक्ट, आदर्श करेक्ट, अरविंद, अंकुर करेक्ट, चौधरी यादव जी करेक्ट, आशीष भी करेक्ट है, ठीक है। तो ए 100% बिल्कुल ठीक बात है, ए होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आप हॉफमैन प्रोडक्ट बनाओगे एज ए मेजर, तो इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा? जिसमें लेस सब्सटीट्यूटेड होगा। वैसे भी मैंने आपको कहा था आप बीटा आइडेंटिफाई करना, तो देखो ये बीटा है और ये वाला भी बीटा है और ये वाला भी बीटा है, तो देयर आर 3 बीटा, तो सबसे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बीटा ये है। हॉफमैन प्रोडक्ट बनते हैं क्वाटरनरी में, तो इसलिए ए करेक्ट आंसर होंगे। ग्रेट, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट में। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ sp3, आपको बताना है 1 से लेके 4 तक करेक्ट ऑर्डर क्या है, किसका? लिविंग ग्रुप का। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? देखो जब भी लिविंग ग्रुप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज कम है, स्टेबल ज्यादा है, तो बेटर लिविंग ग्रुप है। क्लियर? तो जरा देखना, ये SO3H जब भी लगता है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, तो उसमें तो नेगेटिव काफी कम होता है। ऊपर से CF3 लगा है जिसका माइनस आई इफेक्ट है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग और अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट है, उसके बाद जो आप आंसर दे रहे हो सेकंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड, ठीक है। थर्ड सबसे कम क्यों? क्योंकि ये फिनॉल
फिनॉक्साइड आयन है, ये एसिटेट आयन है, तो आपको ये पता है एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल क्योंकि ओ ओ सिमिलर एटम के बीच का रेजोनेंस है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 1। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 1। 1 2 4 3, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। थोड़ा फास्ट और फास्ट करना है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज, इसमें ग्रेटर देन का साइन दिया है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? ए OH माइनस ग्रेटर देन H2O, ये करेक्ट है, या OH माइनस ग्रेटर देन SH? फटाफट से आंसर देना जल्दी से। मैंने 1 दिया था, अच्छा पुराना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी। देखो ये अभी अभी मैंने आपको बताया, यहां तो रेजोनेंस है, यहां कुछ भी नहीं है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। और इन दोनों में कौन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? न्यूट्रल वाला हमेशा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो H2O मस्ट बी मोर गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू OH माइनस। ये लाइन समझ आई? तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी, ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक बात है। इजी क्वेश्चन था, जल्दी कर रहे हैं। दे आर मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट, अब यहां पे 2 ब्रोमीन है, एक्सेस ऑफ KOH है, तो क्या प्रोबेबल प्रोडक्ट बन सकता है? E2 मैकेनिज्म। जब आप KOH लेते हो ना इथानॉल में, देख ध्यान से सुनना, जब आप KOH लेते हो किसमें? इथानॉल में, तो सबसे पहले KOH और इथानॉल आपस में रिएक्ट करते हैं और अटैकिंग स्पीसीज होता है O2C2H5 माइनस, ये बेस है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी 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 डी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आप देखो सी में ना रेजोनेंस है, डी में तो कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए क्या करेक्ट आंसर होगा? सी। और वैसे भी अगर आपने अल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा हो, तो जब डाइब्रोमो कंपाउंड से आप अल्काइन बनाते हो ना, तो आपको एक्सेस ऑफ KOH के साथ साथ NaNH2 भी चाहिए होता है, और हीट करते हो आप, तब जाके अल्काइन बनती है। लेकिन यहां पे सिर्फ KOH लिखा हुआ है, तो मैं कॉन्जुकेटेड डबल बॉन्ड बनाऊंगा, एक रीजन। दूसरा रीजन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब आप 6 मेंबर रिंग बनाते हो ना, तो उसमें आप ट्रिपल बॉन्ड अवॉइड करते हो क्योंकि स्टेरिक स्ट्रेन काफी बढ़ जाता है, तो वो भी एक रीजन है कि डी नहीं बन सकता। ठीक है, मूविंग एट टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्ट एलिमिनेशन। चलो इस क्वेश्चन को जरा देखें कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्ट एलिमिनेशन विथ एल्कोहलिक KOH। इसमें आपको ना सिन और एंटी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सिन है कौन सा एंटी है, क्योंकि एंटी कोप्लेनर स्ट्रक्चर नहीं जाता है, तो बस उसी से रिलेटेड चीज है ये, और कुछ नहीं है। अगर आपने आंसर दे दिया तो आप सिन और एंटी को देख पा रहे हो, इसका मतलब सिस कंपाउंड है, मिथाइल और ब्रोमीन। बी केशर मयूर, थोड़ा सी गड़बड़ अभी भी कर रहे हो। चलो आपने बी आंसर दिया, तो मैं थोड़ा बी से ही एक्सप्लेन करता हूं। देखो ट्रांस अगर मैं लिखता हूं ना, क्या लिखता हूं मैं? ट्रांस, तो यहां पे ना ब्रोमीन आ गई, ये लाइन समझ आ रही है? यहां पे क्या आ गई? ब्रोमीन। और मिथाइल कहां चला गया? सोचो जरा, नीचे चला गया। तो अगर मुझे इसको एलिमिनेट करना है, तो ब्रोमीन के अपोजिट में हाइड्रोजन होना चाहिए। अब वो हाइड्रोजन तो इसके कोप्लेनर में आ गया। अब अगर कोप्लेनर में आया तो क्या निकालोगे आप इसको? इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, जो मैंने लिखा भी है यहां पे। अरे यार मुन्नी सिंह, तेरा कमेंट आ रहा है, तू बार बार ऐसा क्यों लिख रहा है कि तेरा कमेंट नहीं आ रहा? और मजेदार बात क्या है, मुन्नी सिंह जब भी तू लिखता है तो मुझे बस यही दिखता है कि सर मेरा कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि किस कमेंट के लिए तू बोल रहा है। अब क्यों ए है? यार इस बात से कन्विंस हो आप कि E2 मैकेनिज्म, एक बार और समझाने को कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं मैं। सी क्यों नहीं होगा वो भी बताता हूं। चलो ठीक है, ये बात तुम्हारे कमेंट देख लेता हूं, फिर आप लिखना शुरू करोगे कमेंट नहीं दिख रहे। ठीक है, मैं समझाता हूं, सुनो। अच्छा, इस बात से आप कन्विंस हो कि E2 मैकेनिज्म में जो ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है वो अपोजिट होने चाहिए, हाँ या ना बोलो पहले। हो? चलो दूसरी बात, E2 मैकेनिज्म में जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, आप बनाओगे ना, स्टेबल मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। जरा इसको देखो, ए मैंने आंसर क्यों दिया? ए इसलिए आंसर दिया क्योंकि ब्रोमीन ना अबव द प्लेन है, ठीक है। मिथाइल भी अबव द प्लेन है, अगर आप सिस कह रहे हो तो अबव द प्लेन रहे होंगे ना। अब इसका एच कहां है? नीचे की तरफ, तो ये एंटी क्लोप्लेनर दिख रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है E2 को।
इसलिए मैंने ए बोला। आप बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी में हाइड्रोजन अबव द प्लेन अगर है तो ये जो मिथाइल है वो बिलो द प्लेन होगा, तो दूसरा जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है, को प्लेनर को निकाल नहीं सकते, इसलिए बी नहीं होगा। आपने मुझसे पूछा सी क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सही सोचा आपने। सी आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि ब्रोमीन को अगर आप अबव द प्लेन मानते हो तो एक हाइड्रोजन तो बिलो द प्लेन होगा, लेकिन अगर मैं इसको निकालूंगा डबल बॉन्ड यहां आएगा, क्या ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा जो आप ए से बना रहे हो? नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा आ रहे हैं, इसमें उतने नहीं आ रहे, इसीलिए ए होगा। अब समझ आया? यस सर, यस सर, फाइन। राग धीरे धीरे पढ़ना आएगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म टेक प्लेस बाय हॉफमैन रूल? हाँ, ये तो आप बता दोगे। खैर, हॉफमैन रूल से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? इन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय हॉफमैन रूल? ये मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल है, मैं बोल रहा हूं आपको। या देखो, अगर आप टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले रहे हो बल्कि बेस हॉफमैन है तो ए तो हॉफमैन है। अल्काइल फ्लोराइड हॉफमैन देता है तो बी भी हॉफमैन है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड क्या देगा? हॉफमैन, तो ये भी हॉफमैन देगा। ऑल्दो इसमें सेजेफ हॉफमैन बोली कुछ है नहीं, इसमें एक ही प्रोडक्ट है, बीटा दो अलग अलग है, तो ये हॉफमैन है। ये कंपाउंड भी बल्कि है और हॉफमैन देता है, इसलिए ये भी हॉफमैन है। ये लाइन सबके समझ में आ गई? ये लाइन सबके समझ में आ गई? तो ऑल ए बी सी डी सब के सब हॉफमैन है। इजी था, तो आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, ये आपको ना ड्रॉ करना पड़ेगा, बिना ड्रॉ किए मत करना, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो जरा देखना, ड्रॉ करके बताना आप मुझे कि यहां पे एक ब्रोमीन है और यहां पे इथाइल और आपको मिथाइल। बस आपको सिस और ट्रांस, मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी अभी आपको समझाया भी था कैसे करना है। पलक डी में ना, जैसे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड आप कहते हो ना स्टेरिकली हिंड्रेड है, क्योंकि एक ही एटम के साथ टेट्राहेड्रल में सब लगे हैं, तो सल्फर में भी वही है, एक ही एटम है जिसमें बहुत सारे ग्रुप लगे हैं, तो स्टेरिकली हिंड्रेड है, इसलिए हॉफमैन है। आया समझ में? चलो आंसर आ गए आपके। आपने आंसर देने शुरू कर दिए, एक बार मैं भी निकाल लूं। ब्रोमीन अगर है तो एच को एंटी पे लाना है मुझे, तो ये एच अभी सिन में है, तो अगर मैं इसको रोटेट करूं तो यहां आएगा, अगर ये चीज यहां आई तो इथाइल चला जाएगा ऊपर की तरफ, यानी इथाइल को मुझे एंटी पे लाना है मिथाइल के साथ। इथाइल को लाना है एंटी पे, तो ये आ रहा है सी में, तो करेक्ट आंसर सही कह रहे हो आप, सी होगा, ठीक है। सी करेक्ट आंसर इज सी। बट लिविंग ग्रुप सल्फर में प्लस चार्ज एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। द रीजन बिहाइंड इज कि अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को रोटेट करके दिखाऊं तो देखो आप बहुत आराम से समझ जाओगे। यहां पे ब्रोमीन है, ये चीज मिथाइल है, मैंने एक सिंगल रोटेशन किया, हाइड्रोजन को मैं नीचे ले आया तो इथाइल ग्रुप प्लेन के बाहर चला गया, C2H5। देखो अगर इथाइल प्लेन के बाहर चला गया, ये मिथाइल प्लेन के ऊपर है, तो इथाइल और मिथाइल तो एंटी हो गए, तो बस उसको भी देखोगे तो आप इजीली ट्रांस बता दोगे। सही है? हाँ अरविंद, पूछ पूछ। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब इसमें ना दो तरह के बेस डाले हैं, एक मिथॉक्साइड है, एक टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, और एक्स और वाई मिल रहे हैं। फास्ट। ओहो अंजना अभी भी 180 पे ही पड़ती है, अंजना जरूर बता के जाऊंगा जाने से पहले। मोहम्मद शान, आप अपने क्वेश्चन को पूछो पहले। एक बार हाइपर कंजुगेशन बता दूं, हाइपर चलो इसको पहले समझाता हूं मैं। देखो ये वाला बेस कैसा बेस है? ओ एम ई माइनस, तो ये तो ज्यादा बल्कि नहीं है, जबकि अगर मैं इसको देखूं तो ये तो बल्कि बेस है। क्या है ये? बल्कि बेस। तो ये क्या देगा आपको? हॉफमैन प्रोडक्ट। वेर एज ऊपर वाला प्रोडक्ट, आप ऊपर वाला जो है वो आपको क्या देगा? सेटजेफ प्रोडक्ट। तो किस में आ रहा है ये? ए में। देखो सेटजेफ और हॉफमैन, तो इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। आप सबने ए भी दिया है, तो मुझे लगता है इजी है, थोड़ा फास्ट करते हैं। कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक द फॉलोइंग डिक्रीज ऑर्डर ऑफ E2। सबसे ज्यादा जो है वो पहले लिखना है आपको, फास्ट करना। सबसे फास्ट E2 किसमें होगा इन सब में? जल्दी, E2 किसमें फास्ट होगा?
हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लो, बाकी चीजें आप देखना चाहते हो वो देखो। अरे यार देखो, जितना फास्ट कह रहे हो, अगर मैं तो फास्ट इसलिए कर रहा हूं कि ज्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाए, नहीं तो हम क्वेश्चन ही खत्म नहीं कर पाएंगे। सी 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 सी, ठीक है। देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी। द रीजन बिहाइंड इज कि इसमें तो एंटी है और इजीली निकाल भी लेगा, और इसमें कुछ आपका स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। उसके बाद बी, उसके बाद ए, तो सेम चीज है। इतनी बार डी मत लिख यार, एक बार लिखने से भी चलता है। सो मूविंग एट नेक्स्ट, ये अल्काइल फ्लोराइड वाला है, इसमें भी मुझे लगता है बहुत एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, तो फास्ट आंसर करना। सो देयर आर टू अल्फा, सॉरी, देयर आर टू अल्फा, एक हाइड्रोजन तो यहां पे है, एक हाइड्रोजन आपका यहां पे है। ये फ्लोरीन है, कौन सा एच निकलेगा? अभी अभी मैंने आपको बताया था सेटजेफ और हॉफमैन में अल्काइल फ्लोराइड क्या देगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें भी आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। आपने हॉफमैन प्रोडक्ट को क्लिक किया है, हॉफमैन प्रोडक्ट ही होगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है अंजना, एक बार लिखना, इतनी बार ए मत लिखना, ठीक है। ए और बी, आपने देखो पहले वाले कंपाउंड में इथॉक्साइड डाला है ब्रोमीन में, और दूसरे वाले में भी इथॉक्साइड डाला है, और ये क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड है, ये ब्रोमीन है। ए और बी क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखना, ए जो कंपाउंड बनाओगे आप वो तो सेटजेफ वाला बन जाएगा, लेकिन जो बी बनाओगे आप वो तो हॉफमैन बनेगा। अब आप ये देखो, सेटजेफ और हॉफमैन एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं? पोजिशनल, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफर कर रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, जो अखिल ने और बहुत सारे बच्चों ने दिया भी है। ठीक है, चेन आइसोमर कैसे हो सकता है मणिकांत? थोड़ा सोच के करना, जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रेट ऑफ रिएक्शन इन द E2। चलो ये तो आप आराम से बता दोगे, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर सकता हूं। E2 का रेट किसमें ज्यादा होगा? ये बहुत बार जेई में पूछ चुके हैं, 2-3 बार नीट में सेम क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इसीलिए बहुत आराम से आंसर दे सकते हो। जल्दी से बताओ। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और उसके बाद फिर ब्रोमीन है, और उसके बाद फिर क्लोरीन है, और सबसे वीक लिविंग ग्रुप कौन सा है? फ्लोरीन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? सी, मूविंग एट टू नेक्स्ट, इन गिवन पेयर विच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स E2। E2 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ये ना बिलो द प्लेन लिखा हुआ है, और यहां पे दोनों मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन लिखे हुए हैं। यहां पे ब्रोमीन बिलो द प्लेन है, यहां पे मिथाइल अबव द प्लेन है। क्लियर है? सही है। अब आप देखो, अगर ये अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन हाइड्रोजन होना चाहिए, तो होगा नहीं। ये ब्रोमीन अगर बिलो द प्लेन है तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बिलो द प्लेन आ गए, ये भी बिलो द प्लेन आ गया, ये भी बिलो द प्लेन आ गया, ये भी होगा नहीं। यहां पे ड्यूटेरियम है तो रेट स्लो हो जाएंगे, तो यही एक कंपाउंड बचता है जिसमें रेट सबसे फास्ट होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्यू। अभी भी गलती कर रहे हो आप, करेक्ट आंसर क्या होगा? क्यू। क्लियर? समझ गए सब? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सिस और ट्रांस, अभी अभी मैंने यही एग्जांपल आपको समझाया था, चलो देखते हैं कितना समझ आया, क्या सही आंसर देते हो। जल्दी से आंसर दो, तब तक मैं आपके लिए इसका वो बना के दिखाता हूं, सॉहर्स प्रोजेक्शन। अगर इसका सॉहर्स बनाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा। फिर मैंने आपको कहा था 180 पे लेके आना। अंजना आप सुनना, 180, अगर मैं एक सिंगल रोटेशन करता हूं, मैंने हाइड्रोजन को यहां पे लाता हूं, तो फिनाइल ग्रुप यहां आ जाएगा, है ना, मिथाइल ग्रुप यहां आ जाएगा। अब अगर मैं हाइड्रोजन को यहां ले आया तो ब्रोमीन को मैं नीचे ले आता हूं, तभी तो 180 बन रहा है। तो अगर ये ब्रोमीन को मैं नीचे ला रहा हूं तो फिनाइल किस तरफ आ रहा है? फिनाइल इस तरफ आ रहा है ना, और मिथाइल किधर जा रहा है? मिथाइल इस तरफ आ रहा है। नाउ यू कैन एबल टू सी ब्रोमीन और हाइड्रोजन 180 पे आ गए। अब आप फिनाइल को देखो, फिनाइल को देखो, ट्रांस की पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसलिए ए क्या होगा? ट्रांस। अब आप यहां पे एक चेंज है, ध्यान से देखना, तो इजीली इसको भी आप बता दोगे। यार मोहम्मद साइन 180 डिग्री इसलिए लाना है ना, क्योंकि जब आप न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हो, तो मैंने क्या कहा, E2 मैकेनिज्म में बेस जो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड का टूटना, कार्बन कार्बन का बनना और कार्बन लिविंग ग्रुप का निकलना एक इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करते हैं, इसीलिए वो एंटी कोप्लेनर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी। आपने अभी बी दिया, मैंने ऑल दो सेकंड वाला पार्ट समझाया नहीं, आई होप ये फर्स्ट वाला पार्ट से सिमिलर है, तो आप इजीली कर भी लोगे। ठीक है, सही है।
ये एक मैच द फॉलोइंग है। इस मैच द फॉलोइंग में थोड़ा टाइम लगाना, आराम से बताना। यहां लिखा है नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले ए को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ए का कितना होगा ये बताओ। चलो 1 2 3 4 कितने? ऑल पॉसिबल। मेजर नहीं बताना, याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में मेजर नहीं बताना होता है, ऑल पॉसिबल बताना होता है। तो ए जो है उसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूं, मैं मतलब सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाऊं, तो पहला स्ट्रक्चर तो ये आ गया 1। एक आप ऐसा भी तो बना सकते हो ए में, एक आप ऐसा भी तो बना सकते हो ए में, है ना? तो कितने बन गए? 3। तो ए का कितने बन सकते हैं मैक्सिमम? 3। ए के कितने बन सकते हैं मैक्सिमम? 3। तो अब मैं यहां लिख देता हूं ए का हो गया एस। सिमिलरली जरा बी का बताओ कितना होगा? एल्कोहलिक। आपको ना मेजर माइनर नहीं सोचना है, आप सारे प्रोडक्ट बनाना, तभी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे। बी वाले में भी आप सारे प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट बनाना, तब आप करेक्ट आंसर तक पहुंचोगे। तो बी का क्या हो सकता है सोचो। सो बी का 2 हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि आप ये देखो ना, ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा आइडेंटिकल है, तो किसी एक अल्फा से निकालोगे तो सिस और ट्रांस आप दो ही बना सकते हो। तो बी में अगर आप बनाना चाहते हो तो आप एक तो ये सिस बना लो, सॉरी ट्रांस बना लो, और एक आप इस टाइप का स्ट्रक्चर सिस बना लो। तो बी का क्या हो जाएगा? 2। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं 2 से, है ना? अब सी पे आ जाओ। सी का कितना आ रहा है देखना जरा। एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, ये वाली, कि इस एच को निकालोगे तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, तो इसीलिए इसका 1 ही होना चाहिए। और डी का देखो जरा कितना, डी में तो एलिमिनेशन हो ही नहीं रही, तो डी का 0 बना लेते हैं। ये लाइन समझ आ गई अब? फाइन। तो ऐसे एक एक करके अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट इजीली ड्रॉ कर सकते हो। समझ गए सब? फाइन। कायदे से मुझे आज ही इवन बताना था, बट आज मेरे थ्रोट में काफी प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहा हूं। तो ये इवन सीबी हम कल स्टार्ट करेंगे, और इसके आगे SN1 भी कल ही स्टार्ट करेंगे। तब तक आज के क्वेश्चंस, आज के डीपीपी अभी आप सॉल्व करना। तो अगली क्लास में हम इवन सीबी और SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास थोड़ी सी लंबी कर लेंगे, आज इतना ही करते हैं, ठीक है? तब तक मैं आपके अगर कोई डाउट है तो वो बताता हूं। पीपीटी मिल जाएगी आपको। सर एक बार 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री नहीं कर सकते हैं क्या सर? एक कार्बन को पूरा 180 डिग्री में, क्वेश्चन समझ नहीं आया। मेरी क्लास कंप्लीट है, जिसको जाना है चले जाओ। मैं थोड़े बहुत आपके डाउट्स जो मैं नहीं ले पाया वो ले रहा हूं। सर मुझे स्टीरियो केमिस्ट्री, मुन्नी सिंह डाउट पूछ ले। कार्बो एनायन में रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। जो नोट्स मैंने दिए हैं उनमें ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी। कार्बो एनायन में रीअरेंजमेंट नहीं होगी गुप्ता जी। जीओसी के नोट्स इस क्लास में नहीं मिलेंगे। डीपीपी में इवन सीबी स्वाति है, तो आज मत करना इवन सीबी वाले क्वेश्चन, आज सारे E2 वाले कर लेना, कल की क्लास के बाद इवन सीबी कर लेना। अंकुर SNI कराऊंगा मैं। रोटेशन यस कंपलसरी है। आप एंटी एलिमिनेशन कराओगे तो रोटेशन कराओगे ना। C6H6 में इथानॉल डालें तो क्या होगा? ETOH डालें तो क्या होगा? मुझे लगता है सेम प्रोडक्ट ही बनेगा। हॉफमैन लीड्स टू ट्रांस, दैट डजंट मीन हॉफमैन और ट्रांस का कोई लॉजिक नहीं है। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस आइसोमरिज्म का हिस्सा है, तो यार रिएक्शन मैकेनिज्म में तो वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। नेम रिएक्शन, अब यार रिएक्शन मैकेनिज्म में नेम रिएक्शन कब से आ गए? एक बार एमोनिया वाला समझा दीजिए। चल गुप्ता जी एक बार एमोनिया वाला समझाता हूं तुझे मैं। एक वाइट पेज मिल जाए। हाँ देख, मान ले एक नाइट्रोजन है ना, और इस पे CH2CH3 है, और इस पे एक R ग्रुप है, एक और R ले लेते हैं, एक और CH2CH2CH3 ले लेते हैं, और इसको ना OH माइनस के साथ रिएक्ट कराते हैं और हीट कर देते हैं। क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड में क्या होता है ना, एक नाइट्रोजन में ये सारे R ग्रुप लगे होंगे। क्या मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे सोच सकता हूं, टेट्राहाइड्रल? ये देख, एक ही नाइट्रोजन है और उसमें 3-3 R ग्रुप लगे। तो अब एक ही नाइट्रोजन में अगर 3-3 R ग्रुप लगे तो सोच, ये सारे ऑलरेडी बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो अगर तेरा छोटा सा भी बेस है
तो उसको इस स्टेरिकली हिंडर्ड में घुसने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप उसके पास दो चॉइस है, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, एक ऐसा हाइड्रोजन जो थोड़ा स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो वो किस में अटैक करना चाहेगा? जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रुप में तो एंटर ही नहीं कर सकता, इसीलिए वो इसी एच को अप्रोच करता है, इसी को निकालता है, और इसीलिए यहीं पे डबल बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। मेरे कमेंट दिख रहे हैं हर्षित, दिख रहे हैं यार, तुम कमेंट ही पूछ रहे हो। मुन्नी सिंह, अभी तक क्या मैं इंग्लिश में बोल रहा था? अब तक तो हिंदी में ही चल रहा था यार। ठीक है यार, अब आप ना ज्यादातर क्वेश्चन एकेडमिक नहीं पूछ रहे हो, तो मैं कुछ खास टेम्परेचर का रोल अक्षत मैं बताऊंगा जब मैं SN2 पढ़ाऊंगा, तब टेम्परेचर E2 और SN2 का एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप कल मिलते हैं अगली क्लास में। फाइन, थैंक यू।